नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जमानत के लिए अपील कर सकते हैं या इससे पहले संरक्षित गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब वैसी स्थिति में पहले भी अपील कर सकते हैं। एक तरह से बेल की याचिका पर 1 साल के लिए रोक लग गई है। संरक्षित गवाह वो गवाह होते हैं जिनसे सामने वाला पक्ष सवाल जवाब नहीं कर सकता। इन गवाहों के बयानों के आधार पर सरकार द्वारा दलील दी गई कि षड्यंत्र रचने के लिए आरोपी मीटिंग किया करते थे। कोर्ट ने कहा कि 1 साल के भीतर इन गवाहों की पूछताछ का काम पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई है, लेकिन इस केस में 5 साल से ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। तो क्या पूछताछ 1 साल से पहले पूरी हो जाएगी? फिलहाल तो यही लगता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल तो नहीं ही मिली, अगले 1 साल तक मिलने की उम्मीद भी समाप्त हो गई। ये उमर खालिद के पिता हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास। फैसले से पहले बहुत उत्साह में कोर्ट जाते दिख रहे हैं। तब इनसे पत्रकारों ने पूछा कोई उम्मीद है, तो जवाब में कहा बेहतर फैसला आएगा। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं, बेहतर फैसला आएगा। मगर फैसला आया नहीं। उमर खालिद की जमानत खारिज हो गई। फैसले के बाद उसे पिता का हौसला टूटा लगा। कहते रहे बहुत अनफॉर्चुनेट है। उस हिस्से का वीडियो हमारे पास नहीं है। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। उमर खालिद की साथी बने ज्योत्सना ने फैसले के बाद उमर के साथ अपनी बातचीत को ट्वीट किया है। उमर ने कहा, मैं बाकियों के लिए वाकई बहुत खुश हूं जिन्हें बेल मिली है, बहुत राहत मिली है। बनो ज्योत्सना ने कहा कि मैं कल मुलाकात में मिलने आऊंगी। तब उमर ने कहा, गुड आ जाना, अब यही जिंदगी है। अदालत ने कहा कि शर्जील और उमर को जितनी देर जेल में रखा गया है वह संवैधानिक सीमा को क्रॉस नहीं करता। एक ही केस में 5 लोगों को 5 साल बाद जमानत मिली है और उमर खालिद और शर्जील इमाम को उसी केस में नहीं दी गई। लंबे समय तक कानून के जानकार इस फैसले का विश्लेषण करते रहेंगे कि आखिर 5 को जमानत मिली और 2 को क्यों नहीं। गुलफिशा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, सलीम खान और शादाब खान भी तकरीबन उसी समय से गिरफ्तार हैं जिस समय से उमर और शर्जील इमाम जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी आरोपियों को एक समान नहीं देख सकते हैं, सबके केस अलग अलग देखे जाएंगे। तब फिर यह सवाल कहां और किसके सामने पूछा जाए कि जिन 5 को आज जमानत मिली है उन्हें पहले ही क्यों नहीं मिल गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष के पास जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं उसके आधार पर प्रदर्शनों को स्थानीय स्तर से आगे ले जाने में, योजना बनाने, लोगों को गोलबंद करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने में दोनों की केंद्रीय और ठोस भूमिका स्पष्ट होती है। कोर्ट ने पाया कि सभी आरोपी एक ही पायदान पर खड़े नहीं हैं, क्योंकि सबकी भूमिका अलग अलग है। सबको एक समान देखना मुकदमा शुरू होने से पहले ही हिरासत में रखने का खतरा पैदा करता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम बाकी आरोपियों से अलग पायदान पर नजर आते हैं। यह कोर्ट के फैसले और टिप्पणियों का शब्दशः अनुवाद नहीं है। हिंदी में समझकर अपने तरीके से लिखना पड़ता है। कानूनी अंग्रेजी के कारण भावार्थ का भी सहारा लेना पड़ता है, आगे भी लेंगे। कोर्ट ने कहा कि कुछ आरोपियों की केंद्रीय भूमिका को अनदेखा करना और कुछ आरोपियों का सहायक के रूप में रोल अदा करने की बात को अनदेखा करने से नतीजे मनमाने हो सकते हैं। दिल्ली दंगों के मामले में इसी तरह के आरोपों में 2020 में सफूरा जरगर को बेल दी गई। 2021 में नताशा नरवाल और देवांगना कालिता को जमानत मिली, लेकिन गुलफिशा और अन्य को जमानत के लिए 5 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस कहती है नताशा और देवांगना के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देते हुए UAPA की गलत व्याख्या कर दी। कमाल है, इतने साल बाद कहा जा रहा है कि अदालत की व्याख्या गलत थी। इसी मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में
कम से कम 1 साल और रहना पड़ेगा। जब इस मामले के बाकी सारे आरोपियों को बेल मिली, फिर इस केस में ऐसा क्या है? सरकार के पास उमर और शर्जिल को लेकर क्या अलग सबूत हैं और बाकियों के सबूतों में किस तरह के अंतर हैं, इस पर क्या ही सवाल किया जाए। अगर आपका हौसला टूटता है तो आप प्लीज राम रहीम का दीदार करें। आपको अच्छा लगेगा किसी को 5 साल जमानत नहीं मिलती और किसी को हत्या और बलात्कार के मामले में सजा मिलने पर भी 40 दिनों की पैरोल मिल जाती है। आज के फैसले को लेकर अदालत के गलियारे में वकीलों के बीच बहस तो निश्चित होगी। उम्मीद है वे सभी अपनी अपनी राय खुलकर जनता के बीच भी रखेंगे। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को एक तरफ कर दिया, लेकिन क्या दोनों की भूमिका एक जैसी है, केंद्रीय ही है? उमर खालिद और शर्जिल के भाषणों की बात करना भी अब बेमानी सा लग रहा है। अगर इतने सबूत हैं तो फिर कोर्ट को ट्रायल शुरू करने का ही आदेश देना चाहिए था, जो 5 साल से शुरू नहीं हुआ। इस फैसले की समीक्षा होगी, आलोचना भी होगी, लेकिन फैसला फैसला है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब नहीं कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिली है, वो किसी मायने में कम महत्वपूर्ण है। इन सभी को जमानत मिली है, लेकिन 12 कठोर शर्तों का पालन करना होगा, वरना जमानत रद्द कर दी जाएगी। इनके मामले में जेल में रखने की संवैधानिक सीमा क्रॉस हो गई थी या नहीं, यह साफ नहीं। शिफाउर रहमान का परिवार भी यातनाओं से गुजरा है। इन सभी की कहानी उस तरह से सामने कम आई जिस तरह से उमर खालिद की आती रही। कुछ का कहना है उमर खालिद के मामले में न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी और अमेरिका के सेनेटर का पत्र लिखना भी असर कर गया, उल्टा असर कर गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसका असर उसके फैसलों पर नहीं पड़ता, ना ही उसे देखकर फैसला दिया जाता है। गुलफिशा, मीरान और शिफाउर रहमान को लेकर बहुत कम कैंपेन हुए, लेकिन इनकी चुप्पी के बाद भी 5 साल तक जमानत का इंतजार करना पड़ा। इनके परिवारों को राहत नहीं मिली, अब जाकर मिली है। जिस तकलीफ से ये सभी लोग गुजरे हैं उसमें और उमर खालिद और शर्जिल के परिवारों की तकलीफों में कोई अंतर नहीं है, ना अंतर किया जा सकता है। जामिया से मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए की पढ़ाई करने वाले मीरान हैदर को तब अरेस्ट किया गया जब देश भर में लॉकडाउन लगा था और मीरान हैदर राहत कार्यों में जुटे थे। मीरान बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। We are also very happy about the observations that the Supreme Court has made, which says that the Supreme Court will always be mindful of the constitutional protections to the accused and not simply go by what the police or the prosecution have said. They have also imposed 12 conditions on the accused, which are yet to be made available to us. Sir, please. And we will, of course, abide by those conditions. उमर खालिद और शर्जिल इमाम 1 साल तक अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब यह भी हुआ कि अब उमर खालिद की जमानत, सुनवाई और पब्लिक में चलने वाले अभियानों, अपील को लेकर खबरों का मतलब नहीं रह जाएगा। लगता है जमानत याचिका ही खारिज नहीं हुई, उसके लिए अपील करने वालों को भी चुप रहने की सजा दी गई है। अब यहां एक मामला और समझने की जरूरत है। यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत अगर कोर्ट को लगता है किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो उसे बेल नहीं दी जाएगी। इस धारा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लगातार जेल में रखना अभी असंवैधानिक नहीं हुआ, यानी इसकी सीमा पार नहीं हुई है कि उन पर लगे कानूनी प्रतिबंध हटा दिए जाएं। कोर्ट अगर यह देखना चाहे कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो यूएपीए का सेक्शन 43D(5) कोर्ट पर पूर्ण रोक नहीं लगाता। ऐसे में अदालत अलग अलग व्यक्ति के केस को अलग अलग देखती है। आदेश में कहा गया है कि ट्रायल में देरी को ट्रम्प कार्ड के रूप में नहीं देखा जा सकता। ट्रायल नहीं होना अपने आप में कानून के प्रावधानों को विस्थापित नहीं कर सकता है। 5 साल तक जेल में रहने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि संवैधानिक रूप से जेल में रखने की जो सीमा है
उसका अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन कब माना जाएगा? यह सवाल उठ रहा है। क्या अभी तक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या यह माना जाए कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में जमानत मिलने की उम्मीद लगभग खत्म सी हो गई है?